नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आजादी के 79 साल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल किए हैं। 1947 से लेकर 2026 तक की इस यात्रा में किसी की भी भागीदारी को कम नहीं आंका जा सकता। हर किसी का अपना अलग योगदान आजादी के बाद किस यात्रा में रहा है। ऐसे में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर भारत ने 79 साल की इस यात्रा में क्या कुछ पाया और किसका कितना योगदान इसमें रहा है। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से एकलव्य सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जयपाल सिंह बांडोता जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, आपका भी जयपाल जी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जयपाल जी मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आज के भारत को जिस तरीके से आप देखते हैं, उसमें किसका योगदान? देखिए, जो भारत की आजादी, आज 80 साल भारत का आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया और उसके बाद में आज 80 साल में जो भारत बदलता हुआ भारत है, युवाओं का भारत है, और आज भारत सबसे तेज गति के साथ में बढ़ती हुई जो इकोनॉमी है, हमने लगभग फोर्थ इकोनॉमी बने और तेज गति के साथ तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारत 2047 का विकसित भारत का हमारा सपना है। और इसी के साथ में भारत ने जो पिछले सालों में जो जिस गति के साथ में जो वैश्विक स्थिति हमारी जो बनी, भारत की साख और धाक दुनिया में बनी। आज जो चीजें हम इंपोर्ट कर रहे थे, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो मेक इन इंडिया है, उसके तहत ऑपरेशन सिंदूर में पूरे देश और दुनिया ने ताकत देखी। ये बात कहते थे कि हिंदुस्तान भी ऐसा बने, इजराइल जैसा, कि दूसरे देश में जाकर दुश्मनों को मारे। ये हिंदुस्तान की सेना ने कर दिखाया। तो आज भारत की साख और धाक बढ़ी है। 2047 का विकसित भारत बने। हमारे जो चंद्रयान और मंगलयान के जो जैसे अभियान है, अनेकों अभियानों के माध्यम से हिंदुस्तान ने अपनी ताकत दिखाई है। तो निश्चित रूप से बदलता हुआ भारत है, युवाओं का भारत है और आने वाला समय भारत का है। आपने जिस भारत का जिक्र किया है, ये मुझे ज्यादातर 2014 के बाद वाले नजर आया है। तो उससे पहले भारत में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था जयपाल जी? देखिए, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आजादी हमको मिली, उस आजादी के पीछे अनेकों कुर्बानियां हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दी। और आजादी के बाद में भी हम देखें तो अनेकों कुर्बानियां हमारे इस देश की आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भारतीय सेना ने और अनेकों लोगों ने बलिदान दिए। लेकिन भारत की जो आज स्थिति है देश और दुनिया में, वैश्विक अब एआई का जमाना आ रहा है। आज बदलती हुई ये वैश्विक परिस्थितियों में भारत एआई का नेतृत्व कर रहा है। 100 देश जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हिंदुस्तान उसका नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 14 सालों में भारत ने उन्नति की है। निश्चित रूप से 80 सालों में जो भारत आज बना है, लेकिन आने वाला समय भारत का है, आने वाली सदियां भारत की है और भारत युवाओं का देश है। और निश्चित रूप से आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। भारत की साख और धाक आज दुनिया में बनी। ठीक है, ठीक है। प्रियदर्शी जी, आपने सुना। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप किस तरीके से भारत की इस विकास की यात्रा को देखते हैं, आजादी के बाद के सफर को देखते हैं। हालांकि जयपाल जी को भी आपने सुना होगा, वो साख धाक और मेक इन इंडिया का जिक्र कर रहे थे। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही है अभी जी। मैं देखता हूँ। हाँ, अब आपकी आवाज आ रही है मेरे पास प्रियदर्शी जी। जी आई आवाज? हाँ जी जी, बिल्कुल जी बिल्कुल। जयपाल जी ने जिस भारत की कल्पना बताई है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि मैं उस देश का नागरिक हूं और मैं इस मौके पे खुशी भी महसूस करता हूं। और साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस देश के बारे में जयपाल जी ने बताया है और जो वास्तविकता में जो देश है, उस देश के संपूर्ण समग्र विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ में समाज के हर वर्ग का, विशेषकर स्वाधीनता जो आंदोलन रहा है उसका, जो संविधान निर्माता रहे उनका, और सभी सैनिक वर्ग का, वैज्ञानिक वर्ग का, उद्योगपति वर्ग का, सभी समाज को जिन्होंने समग्र प्रयास से इस देश को आज इस स्वरूप में पहुंचाया है, ये सबके सम्मिलित प्रयासों से ये संभव हो पाया है। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में जो सबसे पहली चीज हम देखते हैं, हमारा देश आजाद हुआ। देश को आजाद कराने के लिए जिन स्वाधीनता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो कांग्रेस पार्टी का एक स्वर्णिम और गौरवमयी इतिहास रहा है। आज हम उस इतिहास पे गर्व करते हैं। बिल्कुल हम गर्व महसूस करते हैं और हमें आज बड़ी प्रसन्नता होती है। आज हम उस कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं
जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका अदा करी थी। उसके साथ साथ में जो विकसित देश की आज जयपाल जी ने बात करी, उस विकसित देश के अंदर कम से कम आज आप देख लीजिए एग्जैक्ट 54 साल कांग्रेस पार्टी का शासनकाल रहा है। 80 में से 79 ईयर में से आप देख लीजिए 54 साल कांग्रेस पार्टी ने शासन किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल के अंदर और कांग्रेस पार्टी के प्रयासों से 26 जनवरी 1950 को भारत को पहला संविधान मिला, अपना संविधान लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण संप्रभु गणराज्य बना, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। यह हमारे लिए बड़ा गौरवमयी बात थी। उसके साथ साथ में बहुत कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उपलब्धियां हैं जो कांग्रेस के लिए गौरवमयी होने के साथ साथ में इस देश के लिए भी गौरवमयी है। जैसे कि राकेश शर्मा जी पहले अंतरिक्ष यात्री बने 1984 के अंदर, पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट 1975 के अंदर आसमान के अंदर छोड़ा गया। उसके साथ साथ के अंदर जो गर्व की बात है, पहला जिसके कारण आज आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की जा सकती है और आज हम निर्भय माने जाते हैं और आज हम एक शक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। पहला परमाणु परीक्षण कांग्रेस पार्टी के राज में 18 मई 1984 को पहला राजस्थान के ने पोखरण में हुआ। उसके अलावा IIT, IIMs और आप देख लिए इसरो, कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी उपलब्धियां। लेकिन अंत में मैं ये कहना चाहूंगा, आज हम बात कर रहे हैं देश की, देश का विकास सबके प्रयासों से, सबके सम्मिलित प्रयासों से हुआ है और सब बधाई के पात्र है। ठीक है, ठीक है। एकलव्य जी, मैं आप बिना किसी सवाल के पहले आपसे एक कमेंट चाहता हूँ इस पूरी यात्रा को लेकर, देश की यात्रा को लेकर, आज़ादी के सफर को लेकर, क्योंकि हमने मेक इन इंडिया का जिक्र भी सुना था, हमने साख और दाग का जिक्र भी सुन लिया, हमने कांग्रेस पार्टी ने जो भी कुछ 54 साल में किया उसका जिक्र भी सुना और सम्मिलित जो प्रयास है उसका जिक्र भी यहाँ पर किया गया। मैं आपसे आपका कमेंट चाहता हूँ। प्रियदर्शी जी की बात से सहमत हूँ। मैं तो स्वयं ये मानता हूँ कि देखिए, सम्मिलित प्रयास सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, ये सम्मिलित प्रयास जो है ये हर एक भारतवासी का है। चाहे वो देश को स्वतंत्रता दिलाने की बात हो या आगे चलकर जो आज हम एक मजबूत सरकार के रूप में तेज गति से विकास होता हुआ देख रहे हैं, ये सब हमारे देशवासियों के निर्णयों के कारण ही हुआ है। और देखिए, भारत जिस रूप में स्वतंत्र हुआ था उस समय जिस तरह से जिस हालात में वो कांग्रेस के हाथ में आया, तो ये बड़ा ऑब्वियस है कि उस गति से विकास हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उस समय प्रायोरिटीज़ बहुत अलग थी देश की। और जिस विकास को हम देखते रहे और वो ये मानना पड़ेगा कि जो एक मजबूत नींव तैयार हुई, और ठीक है उसके बाद कुछ वेरिएशंस हुए होंगे, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग जो गवर्नमेंट्स रहीं उन्होंने अपने प्रयास करे, उसको और मजबूत किया। और फिर नरेंद्र मोदी ने भी आके जो इस तरह से अपना काम किया है वो भी मैं समझता हूँ कि उसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन 2-3 बातें हैं दीपक जी जो मुझे लगता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब जैसे एक हमेशा ये बात होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमें स्वतंत्रता मिली, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि देश को, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं ये सी चीज़ें पढ़ने के लिए और पुरानी चीज़ों को खंगालने के लिए, तो कुछ धारणाएं हैं जो बदली और जो मुझे लगता है कि बदलना वो आवश्यक था। देखिए, मैं गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूँ और इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि उनका बहुत बड़ा योगदान था, परंतु सिर्फ गांधी जी से या चरखा चलाने से आज़ादी हमारे देश को नहीं मिली थी। हमारे देश को आज़ादी इसलिए मिली थी क्योंकि जो स्वयं उस समय के मेरे ख्याल से उनका नाम, हाँ, जो एटली, प्राइम मिनिस्टर एटली थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हमारी स्वतंत्रता के समय, जब वो उस स्वतंत्रता के बाद पहली बार जब बंगाल गए, उनने स्वयं की ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो वहाँ के गवर्नर ने जब उनसे पूछा कि क्या ऐसा हुआ अचानक कि आपने डिसाइड करा कि अब वो समय आ चुका है कि आप भारत को स्वतंत्रता ग्रांट करें और मतलब भारत छोड़ के चले जाएं, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आज़ाद हिंद फौज बना के और हज़ारों अपने जो जवान थे उनका जो कलकत्ता की रोड पे प्रदर्शन किया था और जो नेवल म्यूटनी हुई थी महाराष्ट्र में, वो सबसे बड़ा कारण था भारत को स्वतंत्रता देने का। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि लोगों को पता चला। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है कि नेहरू जी
जो हैं वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और मुझे लगता है कि उनने कई काम ऐसे करे जिनकी सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन एक यही प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि आज देखिए जो नेहरू जी का कई लोग हैं ना, कई लोग नेहरू जी के बारे में क्रिटिसिज्म करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो क्रिटिसिज्म होता ही इसलिए है दीपक जी, क्योंकि जब कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो चाहे वो नेहरू जी हो या मोदी जी हो, अगर उनके अच्छे कामों की सराहना होनी चाहिए तो दोनों में जो कमियां हैं दोनों का डिस्कशन भी होना चाहिए। तो उसी तरह से देखिए जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो तैयार किया गया था कि सारे राज्यों को एक करना और भारत में सम्मिलित करना, तो उसका वो जो पूरा डिपार्टमेंट था वो सरदार पटेल को दिया गया था, परंतु कश्मीर नेहरू जी ने अपने पास रखा था। और ये ठीक है, मतलब हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक रही हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन ये सच्चाई है कि 370 के लिए इस भारत को, धारा 370 हटाने के लिए, कश्मीर को सदा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए इस देश को 70 साल इंतजार करना पड़ा। इसी देश में जो सबसे बड़ा वर्ग है, सनातन धर्म जो फॉलो करते हैं, उनको अपनी पहचान को स्टैब्लिश करने में प्रभु श्री राम के मंदिर को वापस से बनाने के लिए 75 वर्ष इंतजार करना पड़ा। ये एक सच्चाई है और मुझे लगता है कि इन चीजों का डिस्कशन होता है। उसी तरह से आप देखेंगे, एक लास्ट बात कह दूं कि एक जो तीसरी बात भी जो है, जो यूसीसी के लिए बात होती है, मुझे लगता है कि यूसीसी एक ऐसी चीज है जी पूरे देश में एक कानून लागू हो, हर व्यक्ति पे एक कानून लागू हो। मैं तो ऐसा समझता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस को, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है, बीजेपी और कांग्रेस को साथ में आके और इसको एक तरह से अच्छे सद्भाव के साथ इंप्लीमेंट कराना चाहिए। तो आपको लगता है 79 साल की यात्रा में ये कमियां भी रही सरकारों की? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं रही। और मैं तो कहता हूं जो पिछले, देखिए जो मोदी जी का भी कार्यकाल है उसमें क्या कमियां नहीं रही, क्या उसके डिस्कशन हम नहीं करते? ठीक है, मैं वापस आता हूं आपके पास, एक बार प्रियदर्शी जी के पास चलते हैं। प्रियदर्शी जी, जब समान रूप से चर्चा की जा रही है तो इस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं कि ठीक है, धारा 370 का जिक्र भी इन्होंने यहाँ पर किया, राम मंदिर का जिक्र भी किया, और थोड़ी देर में हो सकता है जयपाल वांडोता जी आपातकाल का जिक्र भी कर दें। देखिए, जहां तक आपातकाल की बात है, देखिए ये तो इतिहास का सच है, इतिहास का सच है, इतिहास का सच कोई भी झुठला नहीं सकता है। लेकिन मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कल हमारा देश की हम जयंती बनाएंगे, और आज आपका सब्जेक्ट इतना प्योर है जिसके अंदर आपने साफ तौर पे ये लिखा कि 80 साल के अंदर हमारा देश कहां से कहां तक पहुंचा। तो मेरे को नहीं लगता है कि ऐसे पॉइंट के अंदर हमारे को लोगों की बुराइयां ढूंढनी चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता। रोज हम डिबेट करते हैं हम, और मैंने कतई नहीं बोला था अपने वर्जन में, ना जयपाल जी ने बोला कि इस 80 साल के जो 79 ईयर हुए हैं, इसके अंदर सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियों का योगदान है। हमने तो ये बोला ही नहीं, ना मैंने बोला। हमने तो कहा कि भाई ये समग्र विकास की बात है। इसके अंदर तो मैंने ये भी बोला वैज्ञानिक, सैनिक, एक आम आदमी का भी बराबर योगदान था, एक एक नागरिक का योगदान था। तब आज हम इस स्थिति में बैठे हैं, आप और हम आज एक चैन की सांस ले रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ में इस मौके पर कुछ ऐसी विभाजनकारी बातें करना, मेरे को तो आज ऐसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे पास भी हर चीज का उत्तर है, हर चीज का उत्तर है। इस बात का भी मेरे पास उत्तर है कि आज सनातन धर्म को 80 साल इंतजार करना पड़ा, तो इसका मतलब है 2014 से पहले क्या ये देश सनातनी देश नहीं था? इस चीज का तात्पर्य ये भी जाता है कि क्या 2014 से पहले इस देश के अंदर सनातन नहीं था, सनातन धर्म का अंत हो चुका था, या इसका उदय 2014 के बाद हुआ? ऐसा कतई नहीं है। जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है, और ये पूरा देश। और देखिए, कोई सा भी धारा 370 का जिक्र किया था इन्होंने खास तौर पे, और राम मंदिर का जिक्र किया था कि धारा 370 हटाने में इतना वक्त लग गया, आखिर मतलब लागू ही क्यों की गई, इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत थी। देखिए, उनके साथ साथ के अंदर एकलव्य जी ने यह भी बोला कि आज नेहरू जी ने जब कश्मीर को अपने पास रखा, जम्मू कश्मीर, उस समय की परिस्थितियां क्या थी। सिर्फ एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर, ये मैं उसको एलिगेशन भी नहीं कह सकता, इस तरीके से कहना भी उचित नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है उस समय इस देश की परिस्थिति क्या रही थी, उस देश के लिए अच्छा क्या था, जो देश की परिस्थिति थी उसके अनुकूल जो सबसे बेहतर था वो उस समय के वर्तमान के नेताओं ने किया, और वो उसको अनुचित ठहराना भी गलत है। ठीक है, एक नबी जी कुछ बताना चाह रहे हैं जी? नहीं, मेरा तो
सीधी सी बात है साहब, मतलब अगर उस समय की स्थितियां थी, मैंने तो स्वयं कहा कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी तो उस वक्त परिस्थितियां बहुत अलग थी। और इसके लिए मैं नेहरू जी को ब्लेम मैं नहीं करता, बीजेपी की तरह नेहरू जी को ब्लेम, मैंने बस यही कहा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है उस समय के हिसाब से वही सही रहा होगा। परंतु दीपक जी, क्या ये सच नहीं है कि अभी भी जब जम्मू एंड कश्मीर में फाइनली चुनाव हुए तो कांग्रेस के समर्थन के साथ में ही वहां पे जो पहला प्रस्ताव वहां की विधानसभा में पास किया गया वो ये किया गया कि धारा 370 को फिर से बहाल किया जाएगा। ये तो सच है ना। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रियदर्शी जी कि आज वो दिन नहीं है। आज तो हम सबको बैठ के एक अग्रिम बधाई देनी चाहिए कि कल जो हमारा वो है। लेकिन फिर आपने डिबेट ही क्यों रखी है? आपने डिबेट यही रखी है ना कि क्या क्या हुआ और दोनों का कंपैरिजन, और ये तो डिबेट है, कोई फंक्शन थोड़ी है जिसमें हमें भी झंडा फहरा के कोई एकलव्य जी, ये भी तो स्थिति आप देखेंगे कि 80 साल के जो लंबे पीरियड के अंदर ध्रुवीकरण की क्या स्थिति रही, बेरोजगारी की क्या स्थिति रही, नोटबंदी भी एक सेशन ऐसा आया था कि नोटबंदी की दुहाई दी गई, जीएसटी की भी दुहाई दी गई, देश के अंदर जो दल बदल की स्थिति है आप वो भी देखिए, केंद्रीयकरण की स्थिति देखिए, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर अपन इश्यूज पे बात करेंगे तो ये बहुत समय कम पड़ जाएगा। आज हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि आज देश किस प्रगति पथ पर काम कर रहा है, आज किस प्रकार से हम मजबूत है। आज आप देख लीजिए, हम हर तरीके से पूरे विश्व के सामने एक मजबूत शक्ति के रूप में खड़े हुए हैं। ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं हो सकता, ये सबका समग्र प्रयास है। ठीक है जयपाल जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या किसी एक व्यक्ति, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आते रहे कि 2014 के बाद में ये हो गया, 2014 के बाद में ये कर दिया आपने, मतलब श्रेय लूटने की बातें तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी की गई। तो आप लोगों को ये लगता है कि उससे पहले का जो भारत था या उससे पहले की जो सरकारें थी उनका कोई खास योगदान नहीं रहा? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो अनेकों देशों, जो भारत के अलावा बहुत सारे देशों ने इस बात की चिंता व्यक्त की कि भारत जैसा अनलिटरेट देश जहां शिक्षा नहीं है, क्या वहां लोकतंत्र सक्सेस होगा? द फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जो भारत आज लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बना है। अभी एकलव्य सिंह जी ने भी चर्चा की कि 90 ये लोकतंत्र की जड़ें हमारे यहाँ पर इतनी मजबूत हुई है कि 1975 में इस लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन भारत के लोगों ने इसको नकार दिया। निश्चित रूप से आज दूसरे देशों के लिए भी भारत इस प्रकार की प्रेरणा बने कि डेमोक्रेसी की जड़ें भारत में कितनी मजबूत है। जहां तक मैं बात करूं, देखिए अनेकों चुनौतियां भारत के सामने आई, अनेक झंझावत को झेल के भारत आगे बढ़ा है। आज भी आने वाले समय में इस प्रकार की चुनौतियां आ रही है, क्योंकि अब जमाना चेंज हुआ है, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो वो चुनौतियां बदल के आ रही है। अब 1962 की बात करें, वार की बात कर ले, चाइना के साथ वार हुआ भारत का, तो उन पलों को हिंदुस्तान याद नहीं करना चाहता है। आज भारत उन बातों को भुलाकर आगे बढ़ चुका है। भारत की सांस्कृतिक जो हमारी पहचान है, विविधता में एकता हमारी पहचान है, ये सब चीजें भारत की मजबूती की रही है। लेकिन अनेकों चीजें रही है जो होती तो शायद अच्छा होता, आज हम महसूस करते हैं। मैंने पहले मेरे ओपनिंग नोट में कहा कि भारत की साख और धाक, भारत एक देश है लेकिन दुनिया में उसकी आइडेंटिटी क्या है, दुनिया में पहचान क्या है। तो आज जो 10 सालों में भारत की साख और धाक बढ़ी है, भारत की जो आइडेंटिटी दुनिया में ले गए हम, निश्चित रूप से आने वाला समय 2047 का जो भारत होगा, निश्चित रूप से भारत अपने आप में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व। ठीक है, एकलव्य जी, मैं दो चीज़ों के बारे में आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने जिस तरीके से आपने कहा कि मौजूदा जो सरकार है उसकी भी कुछ कमियां रही होगी, वो किस तरीके से आप देखते हैं पिछले 12 साल में? और दूसरा, जिस तरीके से आपातकाल को लेकर बार बार जिक्र किया जाता है, क्योंकि ठीक है देश आज़ाद हुआ तो लोकतंत्र कायम रहा, लोकतंत्र लागू हुआ और उसके बाद में लोगों को चुनाव का अधिकार भी मिला, लेकिन कुछ वक्त के लिए उस पर भी रोक लगी, चुनी हुई सरकारें भी उखाड़ी गई। देखिए, इसमें तो दीपक जी मैं भी एक्चुअली यही मानता हूँ कि जब प्रियदर्शी जी भी कह रहे हैं कि वो हमारे एक इतिहास का हिस्सा था और वो एक एक्सेप्टेड फैक्ट है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अब हो गया, हमें सबको उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, लोग उसके बारे में पढ़ना अवश्य चाहिए ताकि कभी ऐसी स्थिति दोबारा नहीं आए। इतना ही बहुत है। पूछ रहा हूँ आपसे, कई बार कि लोकतंत्र खतरे में भी होने की बात आती है। मैं तो एक्चुअली, अगर आप मुझसे मानो तो ये लोकतंत्र में खतरे की बात जो करते हैं, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदनाम करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे तो इनफैक्ट इस सरकार की यही कमी लगती है। मुझे सबसे आप देखिए कि ये सरकार 2 बार जो झुकी, सबसे ज्यादा आप पूछ रहे हो ना मुझसे मोदी की क्या कमी रही या मोदी काल की क्या कमी रही, मैं तो मानता हूं कि सबसे बड़ी जो 2 कमियां रही
वो ये रही कि वो एक ऐसे समय पे झुकी जो कि एनार्की के बेसिस पे झुकी। चाहे वो किसान आंदोलन हो, जब हिंसा और अराजकता इस लेवल पे पहुंच गई कि लगा कि जान मान का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मोदी जी झुके। और जब ये सीजेपी का जो सो कॉल्ड प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा कि जिस तरह से संसद पे कूच हो गई, और उसके भाई उससे पहले दीपक जी कुछ 6 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा ना कि मोदी जी का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, सामान्य वर्ग जिसको कहा जाता है, यूजीसी का मुद्दा हुआ था, तब तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ, तब तो संवाद नहीं करा जेपी नड्डा जी ने। लेकिन जिसने खून खराबा कर दिया और संसद पे कूच कर दी और इतना हिंसा हो गई, उसके सामने आप झुक गए। तो ये कमियां रही हैं इस सरकार की, तो मैं सबसे बड़ी कहूंगा कि जब आपके पास देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के द्वारा चुनावा उसके मत से आप बनी हुई सरकार हो, तो आपको उतना ही स्ट्रांग डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है। आप डेमोक्रेसी, आप इस बात से डर जाते हो कि कोई आपको डिक्टेटर कह देगा, जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या। आप मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए जब लोकतंत्र की हत्या हो गई, पिछले कितने 12 साल हो गए ना मोदी जी को, एक एग्जाम्पल दीजिए ना, और उसी पे हम चर्चा कर लेते हैं कि कब करी मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या। एक एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। प्रियदर्शी जी 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी सर, मेरे पास समय की कमी इसलिए। देखिए, एकलव्य जी ने अपनी बात कही कि ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी इनकी नजर में 2 बार झुके। मैं इनको एक तीसरा और बता देता हूं, जो इन दोनों कारणों से बड़ा कारण है जब वो झुक गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत पाकिस्तान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, आज जो हम उस पर फतेह हासिल करने वाले थे, तब वे झुक गए। ठीक है जयपाल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। दुखद, ये भारत के लिए एक बड़ा दुखद चीज है, और हमारे लिए काम मुझे लगता है कि मोदी और तुम मोदी की बात करो, बीजेपी की बात करो, लेकिन अगर हमारी सेना के बारे में कल आपने देखा ना संदीप दीक्षित ने क्या किया, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला के लिए क्या बोला। इसी संदीप दीक्षित ने पहले क्या बोला था कि हमारे जो पूर्व सेना के अध्यक्ष हैं उनके बारे में बोला था कि वो सड़क के गुंडे हैं। अरे कम से कम सेना को राजनीति से बाहर रखना सीखो साहब, निवेदन है आपसे। सत्यपाल मलिक भी आपको ध्यान होंगे, सत्यपाल मलिक जी ने भी बहुत सारी बातें बताई थी। अब आप मुद्दा घुमा रहे हो साहब, आप मुद्दा घुमा रहे हो। आप बताओ ऑपरेशन सिंदूर में भारत का क्या हुआ कि आप बोल रहे हो कि झुक गए। नहीं चाह रहा हूं मैं, आपको 15 अगस्त की बधाई देना चाहता हूं। ठीक है जयपाल जी, आपकी आखिरी टिप्पणी साहब, आपको भी सहपरिवार सच बोलने की हिम्मत रखिए। ठीक है जयपाल जी। मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूं कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो 22 मिनट में जो करना था, वो देश और दुनिया के लिए नजीर है। ये किसी भी सूरत में, क्या भारत को युद्ध में जो 22 मिनट में जो करना था, जिनको मिट्टी में मिलाना था उनको मिला दिया। पहलगांव के गुनाहगारों को कैके मारा, घर में घुसकर मारा, और भारत ने दूसरे देशों में जाके बताया कि हमने मारा इनको, तीन में मारा, भारत ने भी जाके बताया संदेश दिया। ये ठीक है एकलव्य जी 30 सेकंड में आपकी टिप्पणी आखिरी। 1972 1962 का उदाहरण भी हमारे सामने ठीक है एकलव्य जी 30 सेकंड में आपकी आखिरी टिप्पणी। ठीक है, आखिरी टिप्पणी देख रहे हैं दीपक जी, जा चुके हैं। हिट एंड रन की पॉलिसी देख रहे हो आप जी, कि कुछ भी बोल दो देश के बारे में, कुछ भी प्रधानमंत्री के बारे में, और भगजो और सेना के बारे में भी कुछ भी बोल दो। मतलब मुझे ऐसा लगता है दीपक जी कि हम कुछ भी करें, लेकिन कुछ चीजें होती हैं उसके, वो मतलब हमें कुछ मुद्दों पे तो साथ खड़ा होते दिखना चाहिए ना। बहुत धन्यवाद आपका एकलव्य सिंह जी, साथ में जयपाल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।